नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पटना से बांग्लादेश के रास्ते गुवाहाटी के लंबे सफर पर निकला जल जहाज एमवी लाल बहादुर शास्त्री बिहार की तरक्की का नया रास्ता खोलने जा रहा है। केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हरी झंडी दिखाकर जहाज को रवाना किया। ऐसे में पूरे देश की निगाहें इस जहाज के सफर पर टिकी हुई हैं। पटना के गायघाट बंदरगाह से गुवाहाटी के लिए रवाना हुआ ये कार्गो जहाज बिहार के विकास का नया रास्ता खोलने जा रहा है। कार्गो जहाज एमवी लाल बहादुर शास्त्री को केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रवाना किया। ये जहाज जैसे ही पटना से गुवाहाटी का 25 दिन लंबा सफर पूरा करेगा, बिहार के लिए पानीपत का एक और नया रास्ता खुल जाएगा। आज हम लोगों ने भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार दोनों सरकार मिलकर गंगा और ब्रह्मपुत्र को जोड़ने के लिए और यहां से ये पटना से सामान भेजने के लिए आज हमारे कार्यक्रम हमने शुभारंभ किया है। बिहार को जलमार्ग के जरिए पश्चिम बंगाल और उत्तरी पूर्वी राज्यों को जोड़ने के लिए निकला ये जहाज भागलपुर, साहिबगंज, फरक्का और कोलकाता से होते हुए बांग्लादेश के रास्ते गुवाहाटी पहुंचेगा तो बिहार की तरक्की का एक और दरवाजा खुल जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ये परिणाम है। जल मार्ग के द्वारा सस्ते दर पर हम मालों का जो आवागमन हो रहा है वो हमारे लिए एक सस्ता और सहज और एक मार्ग के रूप में हमारे बीच है। जलमार्ग प्रोजेक्ट 1 और 2 के तहत जलमार्ग का विकास किया जा रहा है। उसी के तहत एफसीआई का 200 टन चावल लादकर बिहार की उन्नति का नया मार्ग तलाशने ये जहाज निकला है। इसके जरिए सड़क, रेल, हवाई मार्ग के साथ साथ जल मार्ग के रूप में बिहार ही नहीं पूरे देश को विकास की नई राह मिल जाएगी, जिस पर चलकर बिहार तो आगे बढ़ेगा ही, बिहार के मेहनतकशों की बदहाली भी दूर होते देर नहीं लगेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और अब चलिए इस खबर के मायने को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारत में 111 अंतर्देशीय जल मार्ग हैं जिन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग एक सबसे लंबा जलमार्ग है। 1680 किलोमीटर लंबा ये जलमार्ग प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ता है। वैसे तो अंग्रेजी काल से ही गंगा नदी से होकर मालवाहक जहाज आते जाते थे। बाद में जलमार्ग का रखरखाव नहीं होने से मालवाहन जहाजों का परिचालन बंद हो गया। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जलमार्गों के विकास पर जोर दिया जाने लगा। राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग अधिनियम 2016 बना। इसके तहत राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्गों को विकसित करने पर जोर दिया जाने लगा। इसी कड़ी में पटना से शनिवार को एक नई शुरुआत हुई। गंगा जलमार्ग को सशक्त बनाने के लिए गायघाट टर्मिनल से गुवाहाटी तक टेस्ट ड्राइव शुरू किया गया। इसके तहत एक जहाज को रवाना किया गया। एमवी लाल बहादुर शास्त्री नाम का ये जहाज पटना से रवाना हुआ, जो एफसीआई का 200 टन चावल लेकर निकला है। ये जहाज कोलकाता होते हुए बांग्लादेश के रास्ते गुवाहाटी पहुंचेगा। अगर ये ट्रायल कामयाब रहता है तो बहुत जल्द विकास के रास्ते खुलेंगे और व्यापारिक रिश्ता भी मजबूत होगा। ये शुरुआत प्रधानमंत्री की एक्ट ईस्ट नीति का परिणाम है। इस जलमार्ग के शुरू होने से बिहार को काफी फायदा होगा। जलमार्ग पर नियमित परिचालन शुरू हो जाता है तो बिहार से धान, गेहूं समेत दूसरे कृषि उत्पादों को बाहर भेजना काफी आसान हो जाएगा और किसानों को इसका काफी फायदा मिलेगा। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। बिहार में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की कल दोपहर 12 बजे बैठक होनी है।
कोरोना के आंकड़े कम होने के बाद पाबंदियां हटाने को लेकर सीएम नीतीश कुमार फैसला ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि 6 तारीख के बाद नाइट कर्फ्यू हट सकता है। सिनेमा हॉल, पार्क, जू और मॉल को खोला जा सकता है। वहीं कार्यालय में पूरी क्षमता के साथ कर्मचारी आ सकते हैं। सभी शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की भी अनुमति मिल सकती है। वहीं शादी विवाह और अंतिम संस्कार में पूरी तरह छूट नहीं दी जाएगी। वहीं सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति भी मिल सकती है। राज्य में कोरोना संक्रमण को लेकर 21 जनवरी से बढ़ाई गई पाबंदियों को 6 फरवरी तक बढ़ाया गया था। कोरोना के कम होते मामलों की वजह से कल कोरोना की नई गाइडलाइन के साथ आम लोगों को कई तरह की राहत देने का फैसला किया जा सकता है। आज होने वाली सीएमजी की बैठक टल गई है, जिसकी वजह से आज फैसला नहीं हो सका। यानी अब बैठक कल दोपहर 12:30 बजे आयोजित की गई है, जिसके बाद फैसला आना तय माना जा रहा है। बता दें आपको कि जो खबर आ रही है कि परसों से तकरीबन सभी तरह की जो पाबंदियां हैं वो हटा ली जाएंगी। यानी सिनेमा हॉल, जू, मॉल, उसके साथ साथ जो पार्क है वहां पर लोग प्रवेश कर सकेंगे। वहां पर किसी तरह की पाबंदियां नहीं रहेंगी। साथ ही धार्मिक स्थलों पर भी प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यानी अब पूजा अर्चना लोग कर सकेंगे। उसके साथ साथ जो नाइट कर्फ्यू है, नाइट कर्फ्यू नहीं लगेगा। कल के बाद पूरी रात लोग सफर कर सकते हैं, निकल सकते हैं। और उसके साथ साथ जो शैक्षणिक संस्थान है वो भी परसों से खोल दिए जाएंगे, जिसमें 100% जो बच्चे हैं वो स्कूल जा सकेंगे, छात्र कॉलेज जा सकेंगे। उसके साथ साथ जो सरकारी और निजी दफ्तर हैं, सरकारी और निजी जो संस्थान है, वहां पर भी 100% जो कर्मी हैं वो उपस्थित हो सकेंगे। और तकरीबन सभी प्रकार की जो पाबंदियां हैं वो हटा ली जाएंगी, सिवाय जो शादी ब्याह या अंतिम संस्कार है, जिसमें अभी अधिकतम 50 लोगों को उपस्थित होने की अनुमति थी, लेकिन अब वहां पर 100 लोगों को अधिकतम उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक कल दोपहर तक ये फैसला आ जाएगा, जिसके बाद पता चल सकेगा कि आखिर परसों से जो भी चीजें हैं उसमें कितनी तरह की छूट मिली है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझते हैं। देखिए, दिसंबर 2021 में कोरोना के केस बढ़ने शुरू हुए। जनवरी के शुरू से ही कोरोना बहुत तेजी से बढ़ने लगा था। 1 जनवरी को बिहार में 281 नए केस पाए गए थे। 5 जनवरी की अगर बात की जाए तो 5 जनवरी को राज्य में नए केस बढ़कर 1659 तक पहुंच गए थे। इसलिए सरकार को कई पाबंदियां लगानी पड़ी थी। जनवरी मध्य तक ये रफ्तार और तेज हुई। 15 जनवरी की अगर बात करें तो 15 जनवरी को सबसे ज्यादा 6325 नए मामले सामने आए। लेकिन इसके बाद संक्रमण में धीरे धीरे कमी दिखाई देने लगी और 31 जनवरी को कोरोना के मात्र 748 नए केस सामने आए, जबकि 4 जनवरी को मात्र 496 नए केस सामने आए। यानी कोरोना की रफ्तार कम होती गई। इसी को लेकर बिहार में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की कल दोपहर 12 बजे बैठक होनी है। इस बैठक में कोरोना के कम होते संक्रमण पर चर्चा की जाएगी। कम होते केस को देखते हुए सीएम फैसला ले सकते हैं और कई तरह की पाबंदियां यहां पर देखिए हटाई भी जा सकती हैं। केस कम होने को लेकर, पाबंदियां हटाने को लेकर सीएम नीतीश कुमार इस बैठक में फैसला ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि 6 तारीख के बाद नाइट कर्फ्यू भी हट सकता है। वहीं देखिए, सिनेमा हॉल, पार्क, जू और मॉल को भी यहां पर खोला जा सकता है। वहीं कार्यालयों में पूरी क्षमता के साथ कर्मचारी यहां पर आ सकते हैं। और देखिए, सभी शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की भी अनुमति मिल सकती है। वहीं सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की भी यहां पर अनुमति मिल सकती है। तो फिलहाल 6 फरवरी यानी कल तक कई तरह की पाबंदियां लागू हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। बिहार के कई जिलों में हुई बेमौसम बरसात ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है और अब किसान इससे बेहद मायूस हैं। बड़ी उम्मीदों के साथ फसल लगाई थी। बेमौसम बरसात ने एक झटके में सब पर पानी फेर दिया। बगहा के साधु शाह कहते हैं कि सब नाश हो गया। अब क्या करें? बोले बनी सब पानी से खत्म हो गई। कौन उपाय कोई कौन चीज कहल नहीं से बनत। गरीब आदमी सारा बिला गई।
कि पानी से फायदा नहीं क्या भइल? बाप रे, वही पानी से तो इतना ना हानि हो गई, सब नष्ट हो गई। प्रमोद शाह ने कर्जे पर पैसा लेकर जमीन ली, कर्जे के पैसे से गेहूं की फसल लगाई। बारिश और आसमान से गिरे बर्फ ने सब कुछ तबाह कर दिया। 4 कट्ठा 5 कट्ठा 10 कट्ठा ये रहने लगे, खेती कर नहीं जा। हमने का गेहूं के खेती सब डूब गई बड़ी सोन, बारिश के चलते आदमी तबाह बा। ऐसे ये कहानी सिर्फ बगहा के साधु शाह और प्रमोद शाह की नहीं है। बिहार के कई जिलों में हुई बेमौसम बरसात ने किसानों के चेहरे की चमक छीन ली है। अनुमान है कि करीब 800 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है और बताया जा रहा है कि 800 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। कुल जो फसल है वो 30% से ज्यादा जो फसल है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। और अभी हम पटना के ऐसे ही किसानों के बीच है, जहां पे आप देख सकते हैं कि जो फसलें हैं वो किस कदर बर्बाद हुई है। ये आलू की फसल जो है वो लगातार बारिश होने से और ओले पड़ने से वो तबाह हुआ है। जो दलहन की फसलें हैं वो भी काफी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि पटना में 70 साल बाद ऐसी बारिश हुई है। पटना के किसानों का कहना है कि एक तो पहले ही कोरोना ने कमर तोड़ दी थी, अब इस बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। देखिए, एक तो कोरोना की महामारी थी ही, तो किसान ऐसे ही पीछे था और भारत में ऐसे भी किसान पीछे, और इस बारिश ने तो पूरा तबाही मचा दिया है। मतलब कुछ नहीं बचा है। मतलब कि छोटे किसान के तो छोटा ही खेत रहता है, जैसे कि 1 बीघा हुआ 2 बीघा हुआ, उस तरह से। और जिसको 20 बीघा हो 30 बीघा हो उसको कितना नुकसान हुआ होगा। जमुई शहर के सतगावा मोहल्ले में बड़े पैमाने पर सब्जी की खेती होती है। 2 दिन की बेमौसम बारिश से फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। आप देख सकते हैं बीन का फसल है और बीन का फसल को किस तरह से नुकसान पहुंचा है। ये पत्ते अब गलने शुरू हो गए हैं। जो बारिश हुई लगातार 2 दिन बेमौसम बरसात हुई, बारिश हो रही है। शुक्रवार की अगर बात की जाए तो शुक्रवार को बिहार में 23.3 mm बारिश हुई। कई जगहों पर बारिश के साथ ओले गिरे। वहीं बिहार में बगहा में सबसे अधिक 51.6 मिलीमीटर बारिश हुई। तो पटना सहित कई जगहों पर बारिश का रिकॉर्ड टूट गया। पटना में शुक्रवार की रात 36.2 मिलीमीटर बारिश हुई, जो 6 फरवरी 1949 में हुई 40.6 मिलीमीटर बारिश के बाद सबसे ज्यादा है। पटना सहित बिहार में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। अभी खेतों में गेहूं, तिलहन और दलहन की फसलें लगी हैं। किसानों की सब्जियां अभी खेतों में हैं। बारिश ने फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। हालांकि सरकार नुकसान का आकलन लगातार कर रही है। कृषि मंत्री का दावा है कि बर्बादी के हिसाब से किसानों को क्षतिपूर्ति दी जाएगी। नुकसान की क्षतिपूर्ति राशि 15 फरवरी तक किसानों के खाते में चली जाएगी और फिलहाल किसान अपनी फसल को लेकर बेहद परेशान हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड के अस्पतालों पर हैकरों की नजर है। हैकर अस्पताल के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के आईडी को हैक कर फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। इस बात के खुलासे ने रांची पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं। पुलिस की टीम देश के विभिन्न भागों में छापेमारी कर रही है। वहीं इस मुद्दे पर बाबूलाल मरांडी का साफ तौर पर कहना है कि झारखंड में ये खेल काफी समय से जारी है और ऐसे में जरूरत है कि संथाल परगना इलाके में एनआरसी लागू किया जाए। रांची सदर अस्पताल के वेबसाइट को हैक कर जारी की गई फर्जी सर्टिफिकेट के तार विदेशों से जुड़ रहे हैं। इस बात का खुलासा अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य की गिरफ्तारी से हुआ है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से गिरफ्तार किए गए अपराधी मेराज मंसूरी की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि यह शख्स उस गिरोह का सबसे एक्सपर्ट हैकर है। ये गिरोह व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों का दस्तावेज बनाता था। इस पूरे मामले कप्तान नेपाल, बंगाल और भूटान से जुड़ते नजर आ रहे हैं। गिरोह न सिर्फ जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बल्कि आधार, पैन कार्ड और वोटर कार्ड तक बनाने का दावा करता है। इस बात की भी आशंका है कि गिरोह ने विदेशियों का भी दस्तावेज बनाया हो। उसमें एक उत्तर प्रदेश के युवक का नाम आया जिसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और भी कई लोगों से पूछताछ की गई है। इस क्रम में ये भी पता चला कि लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करके रखा है CRS.org का,
जिसमें कथित तौर पे वो लोग क्लेम करते हैं कि पूरे भारत का ही CRS का डेटा उनके पास है, लॉगिन का आपका यूज़र नेम और पासवर्ड, जिससे कि वो भारत भर में कहीं भी आधार कार्ड, आपका वोटर ID कार्ड, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र वो उसको निर्गत कर सकते, जारी कर सकते हैं और इसके बदले वो पैसे ले सकते हैं। रांची सदर अस्पताल में हुए इस खुलासे के बाद बीजेपी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का कहना है कि ये खेल लंबे समय से चल रहा है। संथाल परगना के साहिबगंज और पाकुड़ में बांग्लादेशी बस रहे हैं। उन्होंने साहिबगंज के और पाकुड़ में NRC लागू करने की मांग की है। सीमावर्ती क्षेत्र है, जैसे पाकुड़ है, साहिबगंज है, तो इन सारे इलाकों में बांग्लादेश की ओर से घुसपैठ हुई है और बहुत पहले से आवाज़ उठती भी रही है और आज भी देखेंगे तो पॉपुलेशन थोड़ा सा अनबैलेंस हुआ है और इसलिए हमारे तो ये मत है कि जिस प्रकार से आसाम में जो NRC हुआ है, तो अगर वहाँ पर NRC कर दिया जाए और सरकार की ओर से, तो कि ये बात तो पता चलना चाहिए ना कि यहाँ पर कितने लोग बाहर से आकर के, कहाँ से आकर के लोग बसे। राज्य पुलिस के पास जिन 27 लोगों के नाम सामने आए हैं, उनके एड्रेस को वेरीफाई किया गया तो पता चला कि उस नाम का कोई शख्स उस पते पर नहीं रहता। कई थाना क्षेत्र में तो वो मोहल्ला भी नहीं मिला। वहीं इस गैंग के मुख्य आरोपी गिरफ्तारी के बाद पुलिस कई अन्य आरोपियों की तलाश में राज्यों में है। हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, छापामारी भी कर रहे हैं। हम लोग को जो भी सोर्स प्राप्त हो रहे हैं उसमें भी हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। जो अभी तक पता चला इनका मोडस में ही हम लोग को जानकारी मिली कि इन लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी था, जिस ग्रुप में सभी लोग एक्टिव थे और उसी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो है ये जो आसूचनाओं का या फिर जो भी पासवर्ड्स होते हैं उनका जो है आदान प्रदान किया जा रहा था, जिससे कि ये लोग जो है कहीं और मौजूद होकर कहीं और के ये वेबसाइट को जो है एक्सेस कर रहे थे। तो अभी पूरे रैकेट में कौन कौन लोग शामिल हैं, कुछ लोगों का नाम आया है और भी लोगों के नाम आने की संभावना है। मुझे लगता है कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा जो है कर दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को महज 280 रुपए लेकर जारी करने का काम किया जा रहा था। अब तक पुलिस और साइबर सेल ने 29 लोगों की पहचान की है, लेकिन जो जानकारी सूत्रों से निकलकर सामने आई, उस गिरोह के द्वारा दूसरे अस्पतालों से भी हजारों फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। वैशाली के बेलसर